नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। यूपी पीसीएस की मेंस की पीसीएस परीक्षा में 150 नंबर की सामान्य हिंदी आती है, जिसके मार्क्स रैंक में इंक्लूड किए जाते हैं। जो 1500 नंबर का टोटल मेंस का पेपर होता है, जिसमें से 150 नंबर का हिंदी होता है। ठीक है, यानी कि 10% होता है टोटल मेंस की परीक्षा का हिंदी में 5 सेक्शन होते हैं। हम आपको 5 पापा वीडियो देने जा रहे हैं। इन पापा वीडियो को देख के आपको कोई भी चीजें और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये वाला पूरा देखिए। सब कुछ पूरी हिंदी की तैयारी करवाई जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। हम हिंदी के मॉक टेस्ट देंगे, वो भी पूरे कंप्लीट आपको सॉल्यूशन सहित मिलेंगे। प्लेलिस्ट दे दी गई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा वहां से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली जितनी भी मुख्य परीक्षाएं हैं, उनमें सामान्य हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान होता है और उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अवतरण से संबंधित प्रश्न होते हैं, विलोम, पर्यायवाची, वर्तनी शुद्धि, पत्र लेखन, मुहावरे, लोकोक्तियां, इस प्रकार के अनेकों प्रश्न होते हैं। और इसमें हर अभ्यर्थी की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। कुछ कुछ समस्याएं नहीं होती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें होती हैं उनकी समस्या का यहाँ समाधान करने के लिए वीडियो सीरीज लॉन्च की जा रही है और इसका पहला वीडियो आप देख रहे हैं। इस पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे अवबोधन से संबंधित प्रश्न, यानी एक अवतरण आपको दिया जाता है जो कि अपठित होता है। अपठित का मतलब जानते हैं? ऐसा पैराग्राफ जिसे कि आपने इससे पहले न तो देखा हो, न सुना हो और न पढ़ा हो, इसका ये मतलब। और ऐसे एकदम अजनबी से जो पैराग्राफ होते हैं उनको आपको उस समय परीक्षा भवन में एक सीमित समय के अंदर पढ़ना होता है। आप पूरा 3 घंटा इस पर बर्बाद नहीं कर सकते। समय का एक सीमित दायरा इस पर लगाना होता है, उतने में आपको इसे पढ़ना होता है और 1-2 बार पढ़ने के बाद बढ़िया से समझना होता है, उसका निचोड़ जानना होता है और उसके बाद शीर्षक खोजना होता है या भावार्थ लिखना होता है, व्याख्या करनी होती है, प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, संक्षेपण करना होता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण चीज़ है और ये प्रश्न का एकदम शुरुआती हिस्सा होता है, यानी पहले प्रश्न की शुरुआत ही यहीं से होती है। तो ऐसे में अगर आपने इसे बढ़िया से कर लिया, इसे अपने नियंत्रण में कर लिया, तो आपके अंक अच्छे आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेखन कौशल एक अलग चीज़ होती है, जानना एक अलग बात है। आप बहुत अच्छे विद्वान हैं, बहुत बड़े जानकार हैं, लेकिन आप उस चीज़ को जिस बात को आप जानते हैं उसे लिख कर अभिव्यक्त कर पाते हैं या नहीं, सामने वाले को आप अपने विचारों से अवगत करा पाते हैं या नहीं, ये एक अलग चीज़ होती है। तो यहाँ लेखन कौशल विकसित करने की आवश्यकता है और इसीलिए कहा जाता है कि मेंस जो होता है, चाहे वो सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी वाला हो या यूपी पीसीएस का हो या कहीं भी हो, जहाँ लिखने की बात आती है वहाँ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सबसे कंपलसरी होती है, जिसको कि आप अगर नहीं करते हैं तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। देखिए, यहाँ ये कहा गया, थोड़ी सी भूमिका बांधी गई है, इसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यहाँ कहा गया कि संघ लोक सेवा आयोग हो, यहाँ आयोग होगा और यहाँ पर अपठित होगा। तो संघ लोक सेवा आयोग हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अपठित अवतरण, जैसा कि आपने पीछे सुना, इससे शीर्षक और प्रश्न पूछने का कार्य ये दोनों ही करते हैं। यहाँ शीर्षक आपको पूछा जाएगा और प्रश्न पूछा जाएगा, उसका उत्तर देना होगा और एक मध्यम आकार का एक अपरिचित पैराग्राफ आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है और उसी को आधार बनाकर आपको उत्तर देना होता है। ये एक कॉमन सी चीज़ है। और एक बात सबसे इसमें महत्वपूर्ण ये है कि पैराग्राफ को पढ़ने का हर अभ्यर्थी का अपना नज़रिया होता है, अपना दृष्टिकोण होता है, वो अपने तरीके से उसको सोचेगा। लिखा तो कॉमन है, जो पेपर दिया जाएगा वो ऐसा नहीं कि आपके बगल वाले को दूसरा प्रश्न पत्र दिया गया है और इसमें दूसरा पैराग्राफ है। सबके पैराग्राफ एक जैसे होंगे, लेकिन सबके मस्तिष्क एक जैसे नहीं होंगे। सोचने का तरीका हर अभ्यर्थी का अलग होता है, क्योंकि उसकी मानसिकता उसके परिवेश के हिसाब से विकसित होती है, जैसा परिवेश उसका जीवन में रहा है उसके हिसाब से। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है। देखिए, स्वतंत्र सोच बहुत अच्छी चीज़ होती है, मौलिकता ये प्रशंसनीय होती है और मुख्य परीक्षा में आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होता है। इससे आपको बहुत बढ़िया नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि एक ढर्रे के उत्तर लिखने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, जिसे कहा जाता है कि भेड़ चाल है। तो वो भेड़ चाल अगर आप उसमें शामिल नहीं हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपकी स्वतंत्र सोच है उसको ज़रा सा आप एक बार मूल्यांकन करके खुद देख लीजिए या किसी से चेक करवा लीजिए। आपको ये पता लग जाएगा कि कहीं वो बायस्ड तो नहीं है, मतलब पक्षपाती तो नहीं है। अगर पक्षपाती दृष्टिकोण आपका रहा, ये आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन आप लिख देंगे, आपके विचार वैसे रहेंगे तो ऐसी कंडीशन में आपको नुकसान हो सकता है। बहुत ज़्यादा आपको दार्शनिक नहीं बनना है, एक सामान्य प्रैक्टिकल जो अभ्यर्थी होता है उसकी कंडीशन में आपको रहना है और उसी की विचारधारा से आपको उत्तर देना है। तो टू द पॉइंट रह कर उत्तर दीजिए और अपने मौलिक विचारों को उसमें शामिल करिए, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन मौलिक विचार कैसे होने चाहिए? संतुलित होने चाहिए। अब यहाँ पर किसी भी एक पक्ष की ओर झुके हुए नहीं होने चाहिए। यहाँ आप इसमें जो पहला बिंदु है उसे देख रहे हैं, आदर्श विधि क्या हो सकती है ये हम देखने जा रहे हैं। देखिए, हर अभ्यर्थी का अपना तरीका होता है, वो तो ठीक है, लेकिन एक जो आइडियल मेथड होता है वो कैसा होना चाहिए ये यहाँ देख लीजिए। यहाँ कहा गया कि परीक्षा भवन में समय सीमित होता है, बेशक होता है, 3 घंटे का समय होता है,
ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना मिलेगा, 3 घंटा मिलेगा। और उसमें सिर्फ अकेले आपको अवतरण ही तो हल करना नहीं होता, और भी प्रश्न होते हैं। तो उन्हीं के विषय में कहा जा रहा है कि केवल अवतरण पर आप पूरी ऊर्जा नहीं लगा सकते। ऐसी स्थिति में एक बार समूचे पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मतलब पूरा अवतरण आपका मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है टोटल, तो इसको एक बार सरसरी तौर पे पढ़ जाइए। एक बार पढ़ेंगे तो हो सकता है उसमें कुछ समझ में आपको ना आए, दोबारा पढ़िए। और तिबारा जब आप पढ़ेंगे यानी तीसरी बार, तो इसका जो अर्थ है वो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा, अगर आप गंभीरता से पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ जो होती है, मतलब आप बार बार पढ़ते हैं, इससे आपको शीर्षक खोजने में या कोई भी चीज़ संक्षेपण करना है, सारांश लिखना है, भावार्थ लिखना है या व्याख्या करनी है, उन सब में सुविधा होती है। इसीलिए जल्दबाजी मत करिए। ये नहीं कि आपको लगा कि बस यही उत्तर होगा तो आप तुरंत लिखने में लग जाएं। नहीं, पहले एक बार ठीक से पढ़ लीजिए, उसको समय दीजिए थोड़ा सा, और पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा उसमें समय नहीं लगेगा अगर आपने पहले से अभ्यास किया है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना होगा, क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो आप वैसे भी करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अवतरण को ठीक से पढ़े बिना कोई भी उत्तर नहीं देना है। नहीं तो हो सकता है कि जो उत्तर आपको शुरुआत में सही लग रहा है वो उस प्रश्न की मांग ना हो, कुछ और उसकी डिमांड हो। तो यहाँ वही कहा गया है कि शीर्षक खोजने का सबसे पहले प्रयास कीजिए। देखिए, पूरे पैराग्राफ को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, ये आपका पहला कर्तव्य है। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार पढ़िए, और मैक्सिमम 3 बार पढ़िए। 3 बार में समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी ही एक तरह से है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना होगा। और जब आपको समझ में आ जाए उसका निचोड़, उसका सारांश, तो उसके बाद शीर्षक खोजने का प्रयास कीजिए। शीर्षक अगर आप खोज लेते हैं, शीर्षक असल में क्या होता है, ये किसी भी अवतरण का या किसी भी गद्यांश का एक केंद्र बिंदु होता है, जिस पर कि वो पूरा गद्यांश केंद्रित होता है। और उस केंद्र को अगर आप अपने नियंत्रण में कर लेंगे तो पूरा जो आसपास का साम्राज्य है वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो पूरा अवतरण आपके कब्जे में आ जाएगा, आप उसके मालिक बन जाएंगे, और उसके बाद आप जैसे चाहेंगे वैसे वो काम करेगा आपके लिए। तो इसलिए शीर्षक को तलाश करिए, और वही चीज़ यहाँ कहा गया है कि अवतरण आपके कंट्रोल में आ जाएगा। और शीर्षक को चयन करने का तरीका क्या होना चाहिए, ये भी एक समस्या होती है। शीर्षक मिल भी नहीं करता, कभी कभी ऐसा अवतरण होता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो चयन करने का सरल तरीका यही है कि अवतरण को पढ़िए, और उसमें कुछ ट्रिक होती है। प्रायः क्या होता है, अवतरण का जो अंतिम भाग होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का आपका पैराग्राफ है, यहाँ तक का, तो इसका जो अंतिम 2-3 लाइन का हिस्सा होता है उसमें शीर्षक को एक बार जिक्र किया जाता है, मतलब शीर्षक का एक बार उल्लेख किया जाता है, और वहाँ से आपको मिल सकता है अगर ना मिल रहा हो तब। और कभी कभी क्या होता है, पूरे अवतरण में शीर्षक का बार बार नामोल्लेख किया जाता है, तो ऐसा अवतरण जो है ये सरल प्रकार का होता है। और जो कठिन या दुरूह अवतरण होते हैं उसमें शीर्षक प्रायः अंतिम में होता है। ये एक ट्रिक है, ये हमेशा कामदेही आवश्यक नहीं है, लेकिन एक ये भी तरीका हो सकता है। कुल मिलाकर आपको पढ़ना तो होगा ही, अवतरण आप पूरा ध्यान से पढ़िए, और उसका जो केंद्र है उसको तलाशने का प्रयास कीजिए, जहाँ पर आकर वो पूरा अवतरण एकदम से केंद्रित हो रहा है, और वही आपका शीर्षक होगा। और ये वही चीज़ कही गई है कि किस बिंदु पर पूरा पैराग्राफ केंद्रित हो रहा है। हर अवतरण का कुछ न कुछ निष्कर्ष होता है, और बस वही आपको तलाशना है। कोई भी अवतरण जो है वो निरुद्देश्य नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपने शुरू से अंत तक उसको पढ़ लिया और उसका कोई आपको मतलब ना निकल कर आए, सारांश निकल कर आएगा, और जहाँ पर वो आकर एकदम से केंद्रित हो जा रहा है वही आपको पकड़कर लिख देना है। और कुछ अवतरण जो होते हैं, यहाँ अवतरण भी अलग अलग आकार प्रकार के होते हैं, उनकी प्रवृत्तियाँ अलग अलग होती हैं। तो कुछ जो होते हैं वो सीधी प्रवृत्ति के होते हैं, और शीर्षक जो है वो शुरू से अंत तक कई बार प्रत्यक्ष तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी बार बार आपके सामने आएगा तो आपको आसानी होगी, आप आराम से उसको चुनकर लिख देंगे। ऐसे में समस्या भी नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अवतरण का शुरुआती जो 3/4 हिस्सा होता है, कुछ अवतरण बड़े ही उलझे होते हैं। तो यहाँ पर जो अवतरण का कुछ शुरुआती 3/4 हिस्सा होता है वो बहुत ही उलझाव वाला होता है, और इस विषम स्थिति में अंतिम जो 2-3 पंक्तियाँ होती हैं उनको बहुत बारीकी से देखिए, जैसा मैंने अभी पीछे आपको बताया, और यहाँ से आपको शीर्षक मिल जाने की संभावना 90% तक होती है। 10% जो है यहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है, यानी अनिश्चितता होती है। 10% में कुछ भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, पूरा अवतरण यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने पढ़ डाला, आपको शीर्षक मिल ही नहीं रहा है, तो शीर्षक आपको अपने शब्दों में लिखना पड़ता है। ऐसी भी स्थिति आ सकती है, आगे एक अवतरण मैं दिखाऊंगी, और उसमें शीर्षक आपको अपने शब्दों में लिखना होगा या अपने विवेक से खोजना होगा। देखिए, यहाँ पर 10% जो संभावना है वो थोड़ा सा जटिल पैराग्राफों के साथ होती है, लेकिन घबराइए नहीं, प्रश्न प्रायः सामान्य स्तर के ही होते हैं, तो 90% वाले में आपका काम बन सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि ध्यान से पढ़िए। अब इसके बाद देखिए, शीर्षक जब आपको मिल जाए तो उसके बाद आपका अगला टारगेट क्या होना चाहिए। अगला टारगेट ये होना चाहिए कि जितने रेखांकित पंक्तियाँ उसमें लिखी हुई हैं, भावार्थ कहाँ है, तब तो पूरा भावार्थ आपको बताना पड़ेगा, मतलब पूरे पैराग्राफ का आपको भावार्थ, जो भाव का अर्थ है वो लिखना पड़ेगा।
लेकिन कभी कभी क्या होता है, पैराग्राफ में ऐसे अंडरलाइन किया हुआ होता है, कुछ लाइनों को, जो विशेष लाइनें होती हैं, सूक्ति टाइप की होती हैं, या कुछ ध्येय वाक्य होता है, तो उसको यहाँ अंडरलाइन कर लेता है और कहता है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करिए। तो उन व्याख्या वाले हिस्से को कर डालिए और उत्तम व्याख्या आपको करनी है। उत्तम व्याख्या का मतलब क्या है? अपने विचारों में करनी है। अवतरण के जो शब्द हैं उनको कॉपी नहीं करना है। ये नहीं कि अवतरण में जो लिखा है वही एकदम वर्ड टू वर्ड उतार दिया, ऐसा नहीं। तथा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। मतलब शीर्षक खोजने के बाद अगला काम क्या है? व्याख्या कीजिए और जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर दीजिए। और अवतरण से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रायः सरल प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ज़्यादा दुरूह नहीं होते। तो इनके आकार का निर्धारण प्रश्न के ऊपर जो निर्धारित अंक हैं उनके आधार पर कीजिए। देखिए, यहाँ कुछ निर्णय आपको स्वविवेक से लेने होंगे। अभ्यर्थी ये पूछते हैं कि कितना बड़ा उत्तर दिया जाए या कितनी लंबी व्याख्या की जाए। उस व्याख्या पर कितना नंबर आपका निर्धारित है उसको एक बार देख लीजिए और उसी आधार पर करिए, नंबर के अनुपात में करिए। पता लगा 2 नंबर की व्याख्या है, सपोज दैट 2 नंबर की व्याख्या है और आपने पूरा 1.5 पन्ना उसी पर बर्बाद कर दिया, तो ऐसे में क्या होगा? आपका जो पेज है वो तो भरेगा ही और आपका समय जाया होगा, उससे कुछ मिलने वाला है नहीं आपको। और ज़्यादा अंकों की व्याख्या है तो थोड़ा सा फैला दीजिए, लेकिन एक संतुलित दायरे में ही करना होता है। इसके बाद व्याख्या के लिए अवतरण के ही कुछ अंशों को रेखांकित कर दिया जाता है, ये आपने देखा भी है परीक्षाओं में। और अब मन में यह प्रश्न उठता है कि व्याख्या के लिए जो पंक्तियां निर्धारित की गई हैं उन्हें अलग से समझकर स्वतंत्र व्याख्या करें या अवतरण की पूर्व धारणा से जोड़कर व्याख्या करें। यह भी एक प्रश्न होता है, यह आप सभी अभ्यर्थियों के दिमाग में उठता है और लोग प्रायः पूछते भी हैं। तो जितने भी लोगों ने मुझसे पूछा मैंने यही जवाब दिया कि अवतरण के हिसाब से करिए। स्वतंत्र व्याख्या का मतलब ये हो गया ना, जैसे मान लीजिए एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है और उसमें जिस पंक्ति को अंडरलाइन किया है उसे आपने काट कर बिल्कुल अलग कर लिया, उसे अवतरण से एकदम से अलग करके और उसका नए ढंग से आपने व्याख्या कर दी। ये तरीका ठीक नहीं है। वो पंक्ति असल में उस पूरे पैराग्राफ का एक हिस्सा है और उसके आधार पे ही अगर आप कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो अवतरण की पूर्व धारणा है, अवतरण जिस दिशा में जा रहा है, व्याख्या भी आपकी उसी दिशा में होनी चाहिए, उससे विलग नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ है। और इसके बाद जो 6वें नंबर का पॉइंट है उसे आप देख लीजिए। यहाँ कहा जा रहा है, वही व्याख्या से संबंधित है, कि अगर रेखांकित पंक्तियों को आप बिल्कुल ही अवतरण से अलग करके उसकी स्वतंत्र व्याख्या करते हैं तो इसमें भी कुछ समस्या नहीं है। व्याख्या करने के लिए कहा गया है और वहाँ ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किया गया है कि आप अलग करिए या उसी में मिलाकर करिए, तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, तो कोई समस्या तो नहीं है। लेकिन फिर भी जो आयोग के परीक्षक होते हैं, जो कॉपी चेक करने वाला है, उसके हिसाब से आपको उत्तर देना है, उसको खुश करना है हर हाल में, चाहे गलत हो या सही हो, लेकिन उसको खुश करने की आवश्यकता है, तभी वो नंबर देगा। तो ऐसी कंडीशन में उसकी मानसिकता को समझिए। और आयोग के जो परीक्षक होते हैं वो इसी प्रकार के जो व्याख्या होती हैं या अवतरण के सारांश होते हैं उनको नंबर देते हैं, जो कि अवतरण के आधार पर दिए जाते हैं। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि आयोग के जो जांचकर्ता होते हैं वो आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि अवतरण को ही सर्वस्व मानिए, अवतरण के आजू बाजू कुछ मत सोचिए। ये नहीं कि उससे अगल बगल का या कुछ आदि अंत आप सोचने लगी। अवतरण को ही पूरा सब कुछ मान लीजिए और उसी के आधार पर जितना पूछा जाए सबका उत्तर दीजिए, चाहे वो व्याख्या हो या संबंधित प्रश्न हो या शीर्षक हो या कुछ भी हो, ये आपसे अपेक्षा की जाती है। और वैसे भी आपसे कहा जाता है, जहाँ भी आपने कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित गाइडलाइन या दिशा निर्देश सुने या पढ़े होंगे, उसमें ये कहा जाता है कि इसमें अपनी बुद्धि मत खर्च करिए। कॉम्प्रिहेंशन जो होते हैं इसमें अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो कॉम्प्रिहेंशन कह रहा है, जिस दिशा में आपको बहा रहा है उस दिशा में बहिए और वैसा ही जवाब दीजिए, तभी आप सही कर पाएंगे, सही उत्तर दे पाएंगे। नहीं तो उसमें अगर अपना ज़्यादा मस्तिष्क इस्तेमाल करने लगे तो दिक्कतें आ सकती हैं। हाँ, व्याख्या अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा आप अपने दिमागी घोड़ों को खुला छोड़ सकते हैं, व्याख्या अपने शब्दों में करिए, लेकिन अवतरण से विपरीत जाकर नहीं, अवतरण के हिसाब से, ये कहने का मतलब। ठीक है। इसके बाद कुछ अभ्यर्थी जो है वो इस प्रकार के द्वंद्व में रहते हैं। जितनी भी आपकी शंकाएं होती है ना, आपके दिमाग में उठती हैं, वो यहाँ पर सुलझाई गई हैं और उन्हें बिंदुवार दर्शाया गया है, बिंदुओं के रूप में, जिन्हें कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये द्वंद्व रहता है, मतलब दुविधा की स्थिति होती है कि व्याख्या नपीतुली की जाए या विस्तृत की जाए। मैंने देखा है कुछ कापियों को जिसमें कि 2 लाइन की व्याख्या होती है, मतलब एक रेखांकित अंश है, पता लगा रेखांकित पंक्ति ही 1 लाइन की है और उसको 2 लाइन में फैला दिया। ये सही नहीं है। व्याख्या का मतलब होता है थोड़ा सा विस्तार, लेकिन विस्तार का मतलब भी ये नहीं कि आपने पूरी रामायण तैयार कर दी। एक सीमित मात्रा में करिए, यानी न तो बहुत बड़ी हो और न ही बहुत छोटी हो, एक मध्यम आकार की। ये इसमें सारांश के तौर पे आप समझ सकते हैं। वही चीज़ यहाँ दी हुई है कि व्याख्या नपीतुली करें या विस्तृत, तो प्रायः सलाह दी जाती है कि एक पंक्ति के लिए 4 से 5 पंक्तियों की व्याख्या पर्याप्त है।
ये मध्यम आकार होता है, इसलिए आपके जो परीक्षक या आपके जो गुरु हैं या टीचर हैं वो आपको ये सलाह देते हैं कि 4 से 5 पंक्तियाँ एक पंक्ति के लिए फैला दीजिए, इतना सफिशियंट है। तो ये गिनती है। लेकिन व्याख्या अपनी मौलिक अभिव्यक्ति होती है। व्याख्या में आप अपने विचारों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बस संतुलित तरीके से। तो यहाँ मौलिक अभिव्यक्ति जो है, ऐसे में पंक्तियां गिनकर व्याख्या करना ये बहुत तर्कसंगत नहीं है। पता लगा आप व्याख्या कर रहे हैं तो बीच में अपने विचारों को वहीं से ब्रेक करके आप लगे लाइन गिनने कि ये 1 लाइन हो गई, ये 2 लाइन हो गई, ये 3 लाइन हो गई, बस 3 हो गया। हमारे गुरुजी ने कहा था कि 5 लाइन लिखना है तो 2 लाइन हमें और फैलाना है। तो ऐसे व्याख्या नहीं होती। ऐसे में आपका लगेगा, अगर आपकी छोटी व्याख्या समाप्त हो रही थी और आपको 5 लाइन तक फैलाना है तो आपको ज़बरदस्ती अनावश्यक चीज़ें उसमें शामिल करनी पड़ेंगी। आप अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और अगर आपकी बड़ी व्याख्या हो गई है और आपको 5 ही पंक्तियां लिखनी थी तो आपके हाथ पैर फूल जाएंगे कि बस हमारे गुरुजी ने कहा था कि 5 ही पंक्ति होनी चाहिए और मेरी 8 हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप व्याख्या अपने हिसाब से करिए, बहुत बड़ा मत कीजिए, बहुत छोटा मत करिए, लेकिन पंक्तियां गिन कर करिए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ और है कि गैर जरूरी बातों को लिखने से बचिए। देखिए, प्रायः जो पैराग्राफ आपको दिए जाते हैं, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रवृत्ति है कि ये दार्शनिक अंदाज के होते हैं। धर्म, दर्शन या इसी तरह की जो व्याख्यात्मक चीज़ें होती हैं उन पर ये पैराग्राफ देते हैं। और ऐसे में ये आत्मा का दर्शन और हिंदू धर्म का दर्शन और वेद पुराण और न जाने क्या क्या घुसाते हैं, या चरित्र से संबंधित, व्यक्तित्व से संबंधित चीज़ें आती हैं। तो इस प्रकार के पैराग्राफों के दिए जाने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। तो ऐसे में आदमी क्या होता है, व्याख्या करते करते दार्शनिक बन जाता है। ये सामान्य प्रवृत्ति है, आपका दोष नहीं है। तो गैर जरूरी बातें लिखने की संभावना बढ़ जाती है। पता लगा आप किसी वेद पुराण का संदर्भ लेकर बैठ गए तो एक पैराग्राफ उसी का हो गया। यहाँ आपको केंद्रित रहना है, जो लाइन कही हुई है बस उतने में ही रहना है, उतने को ही फैलाना है। अब उसमें बहुत ज़्यादा आपको आदि अंत जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक उन्मुक्त व्याख्या आपको करनी है, लेकिन असंतुलित नहीं करनी। इसके बाद देखिए, शीर्षक का जो चयन आप करते हैं, शीर्षक के बारे में पीछे चर्चा हुई कि सबसे पहले इसी को चुनना है। तो उतना आपने चुन लिया, उसके बाद आप व्याख्या कर रहे हैं, संबंधित प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। लेकिन जो शीर्षक आपने चुना है वो उपयुक्त होगा अथवा नहीं, इसका निर्णय कैसे होगा? तो इसका निर्णय इस बात से होगा कि इसमें बहुत बड़े आकार का शीर्षक आप मत रखिए। ये चीज़ मैंने पीछे भी कही है। बहुत लंबा शीर्षक जो है ये अपरिपक्व मानसिकता का परिचायक है। अपरिपक्व मानसिकता का मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि परीक्षक ये समझ लेगा कि आपने अवतरण को ध्यान से पढ़ा नहीं है, इसीलिए आप निचोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं उसका जो समरी या सारांश होता है उसको नहीं निकाल पा रहे हैं, और आपके वश का है नहीं, इसीलिए आपने क्या किया कि पूरी लाइन उतार दी। उसमें से आपको लेना था सिर्फ 1 या 2 शब्द। तो ऐसे में शीर्षक को बहुत लंबा खींचना ये आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। और शीर्षक एकदम अक्षरशः अवतरण के लिखे शब्दों से ही बना हो, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ये लोगों के मन में विचार होता है कि अवतरण में जैसे जैसे शब्द, जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उसी से शीर्षक बनेगा, नहीं तो उससे अन्यत्र नहीं बन सकता। तो वो लोग कभी कभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कुछ अवतरण जो है वो टेढ़े प्रकार के होते हैं और उसमें शीर्षक आपको एकदम वर्ड टू वर्ड नहीं मिलता। तो ऐसे में आप अपनी तरफ से भी कोई शब्द लगा सकते हैं जो कि उस अवतरण से संबंधित हो और उसका मतलब बताता हो, उसका अर्थ बताता हो। यानी उस शीर्षक को कोई व्यक्ति पढ़े तो उस अवतरण का जो एकदम मूल मतलब है उसको समझ जाए। तो इस तरह से आप अपनी ओर से भी शब्द इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिकतर तो देखिए, प्रायः क्या होता है, जो ज़्यादातर कंडीशन होती है उसमें अवतरण में ही आपको शीर्षक एकदम अक्षरशः मिल जाता है, ऐसा प्रायः होता है। लेकिन कभी कभी जो इसमें 1 या 2% या 10% वाला चांस होता है, उसमें आप देखते हैं कि शीर्षक मिलता नहीं है, तो वहाँ पर आप अपने शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ 10वें नंबर का जो पॉइंट है उसको देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि मौलिक विचार मुख्य परीक्षा में आपका सबसे बड़ा हथियार है। ये मैंने आपसे पीछे भी कहा है। और अपने मौलिक विचारों और अभिव्यक्ति को सदैव वरीयता दीजिए। किसी भी सुने हुए विचार, किसी भी लेखक के विचार से ज़्यादा मायने आपके खुद के विचार रखते हैं, और आपके विचारों को ही परीक्षक जानना भी चाहता है। ये कभी मत सोचिएगा कि आप अपने पूरे ज्ञान का प्रदर्शन जो है वो परीक्षक के सामने करेंगे कि आपने कितनी किताबें पढ़ रखी हैं, कितने दार्शनिकों के मतों को, कितने दार्शनिकों के वाक्यों को आपने रट रखा है, और उसको आप कॉपी में छाप कर चले आइए कि ये सब मेरी जो नॉलेज है उसका परिचय परीक्षक को देंगे। तो ये सब मूर्खता है। परीक्षक जो है वो आपसे कहीं ज़्यादा अनुभवी और बुद्धिमान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें कभी संदेह कीजिएगा भी मत, ये आपके लिए घातक हो सकता है। इंटरव्यू में भी लोग ऐसा करते हैं, अपना एटीट्यूड दिखाते हैं और उसके बाद परिणाम उनके पक्ष में नहीं आता। तो परीक्षक आपसे कहीं ज़्यादा अनुभवी है और ज्ञाता भी है, और ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ आपके जो मौलिक विचार हैं वही नंबर दिलवा सकते हैं, किसी दूसरे के रटे रटाए विचार नहीं। स्वामी विवेकानंद चाहे जितनी अच्छी सूक्तियाँ, जितने अच्छे वाक्य देते हों, वो सम्मान के पात्र हैं,
लेकिन आप अगर अपने विचारों में उसको कुछ लिखते हैं, मतलब अपने विचार उस पर व्यक्त करते हैं, तो वो आपको ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। इसके बाद देखिए यहाँ कहा गया कि स्वविवेक से अगर आप लिखेंगे तो शब्द भले ही साधारण हो, बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, ये नहीं कि हिंदी का पेपर है तो आप एकदम से जो क्लिष्ट हिंदी है, जो एकदम परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी है, उसका इस्तेमाल करें तो ही चलेगा। सामान्य जो बोलचाल के शब्द हैं उनका आप इस्तेमाल कर लीजिए, तो आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं, बशर्ते आपके विचार जो हैं वो सही तरीके के होने चाहिए और आप उन्हें सही तरीके से वहाँ जाहिर कर पाएँ। ये दोनों चीज़ें होती हैं। अपनी भाषा शैली को प्रवाहपूर्ण रखिए। भाषा में प्रवाह होना चाहिए। जैसे कोई पढ़ रहा है तो एक फ्लो में वो बहता हुआ चला जाए, उसको कहीं भी प्रयास करने की, अपनी ओर से प्रयास करने की आवश्यकता ना हो। और इसके लिए सरस, सरल और सुबोध। सरस का मतलब ये है कि वो सुंदर लगे, मतलब ये कहा जा सकता है कि मनोहर लगे, मन को अच्छी लगे, ऐसी भाषा लिखिए। सरल भाषा हो और सुबोध हो, समझने में आसानी हो, इस प्रकार की शब्दावली का चयन कीजिए, तभी आपका जो लेखन है वो रोचक होगा। अन्यथा इतना भारी अगर आप बोझिल हिंदी लिख देंगे, भले ही ये हिंदी का पेपर है, लेकिन बहुत बोझिल हिंदी का इस्तेमाल करेंगे तो पढ़ने की इच्छा किसी की भी नहीं होगी, क्योंकि आदमी सरल चीज़ खोजना चाहता है। और परीक्षक के सामने तो समस्या ये होती है कि बहुत सारी कापियों को वो सामना करता है, बहुत सारी कापियों को देखता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप बहुत दुरूह लिख देंगे या कुछ इतना उलझा हुआ लिख देंगे तो वो पढ़ना ही नहीं चाहेगा, उसको छोड़कर एक सामान्य नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। और वही चीज़ आपने रोचक तरीके से, सुबोध तरीके से लिखी है तो नंबर अच्छा मिलेगा, क्योंकि वो उसकी ओर आकर्षित होगा। वहाँ आप कॉपी के साथ तो होंगे नहीं, कॉपी आपकी अकेले होगी और वही आपका परिचय उस परीक्षक को देगी। तो कॉपी को आप इस ढंग से बनाइए कि वो अपनी ओर आकर्षित कर सके किसी को भी, वही चीज़ है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर कहा गया, ये 12वें नंबर का जो इसमें बिंदु दिया है कि अब यहाँ क्रमशः 2 अवतरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। नीचे आप 2 अवतरण देखेंगे, ये एकात्मकता से स्टार्ट हो रहा है। तो 2 अवतरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पहला जो अवतरण आप देख रहे हैं ये वाला, ये पहला है, यहाँ नंबरिंग नहीं है, कोई बात नहीं, ये पहला नंबर है, ठीक है। तो पहला जो है वो सरल है और दूसरा जो अवतरण इसके नीचे आप देखने वाले हैं वो थोड़ा सा कठिन है। जैसा कि मैंने पीछे कहा कि कुछ अवतरण जो है वो बहुत ही सीधे साधे होते हैं, तो उन्हें समझना, शीर्षक खोजना या उसका व्याख्या वगैरह करना ये आसान होता है, लेकिन कुछ में आपको शीर्षक इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो यहाँ इन्हें देखकर शीर्षक खोजने की जो प्रक्रिया है, यानी सरलतम और कठिनतम, उसे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सरलतम प्रक्रिया क्या हो सकती है और कठिनतम क्या हो सकती है, तो आइए देखते हैं। पहले जो पहला पैराग्राफ है उसको देखिए। यहाँ थोड़ा बड़ा पैराग्राफ है, यहाँ तक है, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि एकात्मकता का भाव अलौकिक है। ये छोटा सा एक पंक्ति है। इसके बाद कहा गया कि यह हमें मानसिक ऐक्य, सामाजिक ऐक्य और राष्ट्रीय ऐक्य की ओर ले जाता है। ऐक्य का मतलब एकीकरण या एकता से है। और जब हमारे भीतर समानता का पुष्प खिलता है तब हमें सर्वत्र बंधु बांधव ही दिखते हैं, यानी सभी अपने भाई दिखाई देते हैं, कहीं भी विद्वेष की भावना नहीं पनपती है। श्रेष्ठता का ज्वर किसी को पीड़ित नहीं करता, ऊंच नीच का संक्रमण नहीं फैलता। यह वह उदात्त भाव है जो मानवता का अधिष्ठान है। अब इसको अंडरलाइन कर दिया गया है कि ये रेखांकित पंक्ति है, भाई इसकी व्याख्या करिए। तो इसको भी आप अवतरण के आधार पर ही करिएगा, मतलब जैसे व्याख्या करेंगे तो ये पूरा जो लाइन है इसको अवतरण की जो पूर्व धारणा है उसी के आधार पर करना है। इसी आधार पर मनुष्यता को परिभाषित किया जा सकता है, यहाँ हम देख रहे हैं। और इस भाव के प्रसार से ही सारे क्लेश जो है वो दूर किए जा सकते हैं। अब यहाँ कुछ जो आकाशीय चीज़ें हैं, मतलब प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनका यहाँ संदर्भ लिया जा रहा है कि जब सूर्य एक भाव से संपूर्ण सृष्टि का पोषण कर रहा है, मतलब सूर्य का जो प्रकाश है वो कभी भेदभाव करता है, ये देखता है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन अच्छा है, कौन खराब है, वो सबको समान रूप से ऊर्जा और प्रकाश देता है। तो वही चीज़ कही जा रही है कि वह एक समेकित भाव से पूरी सृष्टि का पोषण कर रहा है, और नदी एक भाव से सभी को जल दे रही है, वृक्ष एक ही भाव से संपूर्ण पृथ्वी की उन्नति का कारण बन रहा है और उसे फल प्रदान कर रहा है। तो हम सभी मनुष्य जो है वो एकमय होकर जो एकात्मकता की भावना है उसकी शरण में क्यों नहीं जा सकते। मतलब जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जितने भी घटक हैं, वो सब एकता का व्यवहार कर रहे हैं, एक समानता का व्यवहार कर रहे हैं, एकात्मकता का व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में मनुष्य ऐसा क्यों नहीं कर सकता, मनुष्य से ये प्रश्न पूछा गया है। और उसके बाद यहाँ देख लीजिए, कहा गया है कि हम मनुष्य भी एकमय होकर एकात्मकता की जो शरण है उसमें क्यों नहीं जा सकते। यह भाव ही संपूर्ण पृथ्वी की उन्नति का कारण बन सकता है। अगर ये भाव मनुष्य में जागृत हो जाए तो वो संपूर्ण पृथ्वी की उन्नति का कारण बन सकता है, और हम अपना जीवन सदैव विभिन्नताओं को देखने में व्यतीत करते हैं। मनुष्य का एक स्वभाव होता है, वो अलग अलग चीज़ों को देखता है और उसमें भेदभाव भी करता है, भेदभाव उसके स्वभाव में शामिल होता है। तो इस भेदभाव को भुलाना, ये यहाँ कहा गया है, मतलब भुलाने की आवश्यकता है। तो विभिन्नताओं को देखने में व्यतीत करते हैं, और यह भाव जो है यह विकृति पैदा करता है, मानसिक विकृति पैदा करता है।
और एकात्मकता का भाव जो है ये सुदृष्टि प्रदान करता है, ऐसा यहाँ बताया गया है। तब हम श्रेष्ठ देखते हैं। जब हमारे अंदर एकात्मकता की भावना डेवलप हो जाती है तो हम श्रेष्ठ देखते हैं। और यहाँ कहा गया है कि हमारे पुरखों ने इस पृथ्वी को अपना कुटुंब माना है। और उससे पहले देखिए यहाँ जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है ये काफ़ी ज़्यादा गहरा है। भारतीय संस्कृति विश्व बंधुत्व का शंखनाद करती रही है। वसुधैव कुटुंबकम ये हमारा ध्येय वाक्य है, भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। तो पूरी वसुधा को एक कुटुंब मानने का जो विचार है वो एकात्मकता का ही एक विस्तृत रूप है। एकात्मकता की जो भावना है उसी का ये व्यापक स्वरूप है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो भी एकात्मकता की प्रबल पक्षधर रही है, ये कहने का तात्पर्य। और हमारे पुरखों ने इस पृथ्वी को अपना कुटुंब माना है, परंतु यह भाव कालांतर में क्षीण होता हुआ प्रतीत हो रहा है। हम राष्ट्र के भीतर ही बटे हुए लगते हैं। खुद देख लीजिए, भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों के जो रंग बिरंगे लोग हैं उनमें नस्ल भेद, भाषा भेद और न जाने कितने मतभेद ये जुड़े हुए हैं। मन भेद जुड़े हुए हैं, मतभेद जुड़े हों तो गनीमत हो, लेकिन मन भेद जो होता है वो मानसिकता को अलग अलग कर देता है और ये घातक परिस्थिति है। तो यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो पीछे हट जाती है। ये चीज़ें कही गई हैं। और इसके बाद ये कहा गया है कि ऐसे में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए एकात्मकता का बीज मंत्र ही जपना होगा। यही हम सभी के लिए यानी सभी मानव जाति के लिए श्रेयस्कर है। और एकात्मकता का भाव हृदय में दिव्य ऊर्जा को जन्म देता है। यह ऊर्जा सकारात्मकता से पूर्ण होती है, जिससे हमारे अंतस का दिव्य ओज स्पंदित होता है, जो हमें दैवीय दृष्टि प्रदान करता है या दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। इससे हम भेदभाव के मनोविकारों से ग्रसित नहीं होते। संसार में जितना भी कोलाहल है, अब इसे फिर से अंडरलाइन किया है, तो संसार में जितना भी कोलाहल है उसे एकात्मकता के भाव से समाप्त किया जा सकता है। कोलाहल क्यों है? भेदभाव की वजह से ही तो है। यहाँ जो असमानता फैली हुई है उसी वजह से कोलाहल है। किसी के अंदर असंतोष है, कोई जो है वो एकदम संतुष्ट है और कोई एकदम संतुष्ट तो कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ असंतोष हर मन में है और यही असंतोष जो है ये अशांति का कारण बनता है। तो ये चीज़ें हैं। व्यर्थ का संवाद, व्यर्थ का उन्माद हमें तोड़ना है, हमें विलग करना है। ये जो चीज़ें हैं ये हमें विलग करती हैं इन चीज़ों से, ये बताया गया है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल ये पैराग्राफ है। इसमें कुछ चीज़ें आवश्यक हैं, कुछ अनावश्यक है, मतलब कुछ फालतू की भी लाइनें होती हैं तो उन्हीं को आप संक्षेपण या जो व्याख्या होती है उसमें छांटते हैं। यहाँ जो अंडरलाइन किए हुए पंक्तियाँ हैं उनकी आपको व्याख्या करनी। अब अंडरलाइन की हुई जो पंक्तियाँ हैं उनकी व्याख्या आप तब करेंगे जब आपको एक उचित शीर्षक मिलेगा। और यहाँ शीर्षक तलाशना आसान है। यहाँ आप देखिए शीर्षक का उल्लेख बार बार किया है, एकात्मकता का भाव या एकात्मकता, यही इसका उचित शीर्षक हो सकता है। तो ये सरल अवतरण है। यहाँ आपको शुरू से लेकर अंत तक न जाने कितनी बार एकात्मकता दिखाई देगा और यही इसका केंद्र है भी। इससे बेहतर इसके लिए शीर्षक नहीं हो सकता। तो यहाँ शीर्षक चुनना आसान है और मेरा इस अवतरण को दिखाने का उद्देश्य भी यही था कि आप देखिए कि कुछ अवतरण जो है इस प्रकार के सरल भी होते हैं, जहाँ आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस इसमें ध्यान से पढ़ना होता है और एक बार में ही आपको अवतरण का जो केंद्र है वो समझ में आ जाता है। तो एकात्मकता इसमें बार बार उल्लेख हुआ है और यही इसके लिए एकदम जो सार्थक बिंदु है वो हो सकता है। लेकिन अभी दूसरे वाले को देखते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है, ये दूसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है। ये दूसरा है, यहाँ नंबर नहीं पड़ा हुआ है। देखिए, जीने की कला हर दिन, हर क्षण, हर समय प्रकट होती रहती है या प्रतीत होती है, ऐसा लिखा हुआ है। यह प्रकृति के सानिध्य में ही प्रकट हो सकती है। ऐसा निश्चय करना लाभप्रद होगा। यह केवल वचन, प्रवचन या सैद्धांतिक विस्तार का विषय नहीं है। सबसे पहले यह प्रयोग एवं व्यवहार का विषय क्षेत्र है। धर्म और कर्म से यह अनुशीलन का पथ है। चिंतन से कहीं अधिक यह अनुकरण का मार्ग है। मतलब जितना हम सोच रहे हैं, जितना हम चिंतन कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम इसका पालन करें, यह आवश्यक है। अब यहाँ अंडरलाइन किया है कि जीवन को जीना एक वैज्ञानिक पद्धति से ही संभव है। अर्थात कोई भी जीव अवैज्ञानिक तरीके से नहीं रह सकता। अब इसकी भी आपको व्याख्या करनी है कि कोई जीव जो है वो अवैज्ञानिक तरीके से क्यों नहीं रह सकता, ऐसा क्यों कहा गया है। यदि अवैज्ञानिक ढंग से रहेगा, उसका देखिए यहाँ समाधान भी दिया है। इसीलिए कहा जाता है कि अवतरण के हिसाब से ही व्याख्या करिए। अगर आप सिर्फ लाइन को अलग कर लेंगे तो इसका अर्थ का अनर्थ भी निकल सकता है। लेकिन यहाँ उसका सार्थक मतलब दिया हुआ है कि अवैज्ञानिक तरीके से इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि अगर ऐसे रहेगा तो अल्पायु या अपंग हो जाएगा, यानी उसकी या तो आयु ही बहुत कम होगी, जल्दी ही मर जाएगा, और नहीं तो अपाहिज हो जाएगा। और कला का प्रयोग इस विज्ञान के ऊपर किया गया तो देखा गया कि कला ईश्वरीय है और विज्ञान जो है वो माइक है, मतलब माया से युक्त है। यहाँ पे माइक वो बोलने वाला माइक नहीं है। कला जो है वो सदा विज्ञान से ऊपर रखी गई है। देखिए, कला और विज्ञान दोनों दो चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर कला को विज्ञान से ऊपर बताया गया है। अब यहाँ अपने तर्क का इस्तेमाल मत कीजिएगा कि कौन श्रेष्ठ है, उस बहस में हमें नहीं पढ़ना है। यहाँ जो अवतरण कह रहा है उसी के हिसाब से चलना है। ये कॉम्प्रिहेंशन की पहली शर्त होती है कि यहाँ ज़्यादा अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं करना है। मौलिकता अपनी जिंदा रखनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है।
और कला जो है वो जीवन को दिशा देती है, आयाम देती है। जीवन को संवारने, सहेजने और सुंदर बनाने का जो काम है उसमें कला का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये आप जानते हैं। ये आपने स्लोगन भी पढ़ा होगा कि कला विहीन जो मनुष्य होता है वो पशुवत होता है, पशु के समान होता है। इसके बाद देखिए, जीवन स्वयं में जीने की एक कला है। जीवन खुद एक कला है, अर्थात जीवन वही, यहाँ आप देख सकते हैं, अर्थात जीवन वही जिसमें जीने का मर्म छिपा हुआ है या जीने का कर्म भी छिपा हुआ है, दोनों चीज़ें। जीने का मर्म और जीने का धर्म, दो चीज़ें यहाँ इस्तेमाल की गई हैं और इसीलिए इस पूरे लाइन को अंडरलाइन कर दिया गया है कि इसकी आप व्याख्या करिए। जीने का मर्म और जीने का धर्म दोनों ही इस जीवन धारा के प्रवाह के दो किनारे हैं। और धर्म यह है कि जीवन जीने के विज्ञान और कला के सूत्र को एक में बांध कर देखा जाए, और कर्म यह है कि जीवन मर्म को प्रकाशित किया जाए, संप्रेषित किया जाए। यहाँ जो भाषा शैली है वो भी थोड़ी सी दुरूह है, उलझा हुआ अवतरण है। यदि मानव मात्र जीवन का रहस्य जान सके, समझ सके और अपना सके तो उसका लक्ष्य भेद सफल हो सकता है, बिल्कुल अर्जुन की तरह। उद्देश्य की पूर्णता में ही जीवन का लक्ष्य छिपा हुआ है। आपका जो टारगेट है उसको अगर आप अचीव कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, तो आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो वहीं संपूर्ण होता है। फिर आप नए टारगेट बनाएंगे, वो अलग चीज़ है, और उसके साथ आपको एक गहरी संतुष्टि मिलती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो वही कहा गया है, जीवन में एक होता है कि आदमी काम कर रहा है, एक सामान्य काम कर रहा है, अपना जीविकोपार्जन कर रहा है, और दूसरा ये होता है कि उसे संतुष्टि उस काम से मिल रही है। तो दोनों दो बातें हैं। पैसा ही संतुष्टि नहीं देता, ये आप भी जानते हैं। काम जो होता है वो अपनी मर्जी का है, अपनी मन मुताबिक है, तो वहाँ संतुष्टि मिलेगी। वैसे ही जीवन का एक लक्ष्य होता है, और लक्ष्य सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं होता, कोई और उद्देश्य भी हो सकता है। लेकिन अगर वो आपके मन मुताबिक है और जो आपने सोचा था वही आपको मिलता है, तो आप संतुष्टि से भर जाएंगे और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। वही कहा गया है। उसके बाद अब देखिए, यहाँ पैराग्राफ चेंज किया गया है और इसमें कहा गया है कि आर्ट ऑफ लिविंग यानी जीने की कला लौकिक है, और जीवन जीने की कला जो है वो अलौकिक है। यहाँ थोड़ा सा अंतर है, आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ लिविंग इन द सोल, दो शब्द हैं जो कि अंग्रेजी के हैं और उनका यहाँ हिंदी रूपांतरण भी किया गया है। तो आर्ट ऑफ लिविंग इसका मतलब ये होता है कि जीवन जीने की कला, और आर्ट ऑफ लिविंग इन द सोल इसका मतलब ये है कि आत्मा में जीने का उद्देश्य या आत्मा में जीने की कला। तो दोनों दो चीज़ें हैं। इसमें से जो लौकिक है वो आर्ट ऑफ लिविंग है, और जो अलौकिक है वो आर्ट ऑफ लिविंग इन द सोल है, यानी आत्मा से जिसे जोड़ा गया वो अलौकिक हो गया। आत्मा को परमात्मा का अंग मान लिया गया और उससे जोड़कर जो चीज़ आई वो अलौकिक है, यानी इस लोक की नहीं। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ कहा जा रहा है कि अकेला ऐसा पथिक ही अपने जीवन को सफल बनाता है जो कि इस चीज़ को अपना लक्ष्य बनाता है। मतलब यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग इन द सोल, इस चीज़ को जो अपना टारगेट बनाता है वो अपने जीवन में सफल होता है, ऐसा कहा गया। और सर्वोत्तम कला ईश्वर से निकटता का दर्शन करा सकती है, यह प्रभु के दर्शन का रास्ता है। समस्त कलाओं में श्रेष्ठ यह आत्मकला परमात्मा की ओर उस पथिक को अवश्य ही ले जाती है और भवसागर से पार उतारती है। ये चीज़ें कही गई। प्रथम अवतरण, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जाकर ये पूरा समाप्त होता है, यहाँ जाकर ये अवतरण समाप्त हो जाता है। दूसरा अवतरण था, पहला आपने देखा। अब देखिए, पहला वाला जो अवतरण था उसमें एकात्मकता शब्द बार बार आया था, ये आपने देखा, और इसीलिए यहाँ महिमा मंडन उसी का बार बार किया गया है, तो वही आपका शीर्षक है। आप आराम से इसे चुन सकते हैं। लेकिन दूसरा अवतरण अगर आप देखिए तो 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको ये तो समझ में आएगा कि ये पैराग्राफ आकर यहीं पर केंद्रित हो रहा है, यानी जो इसका अंतिम वाला हिस्सा है उसी पर ये पूरी तरह से बेस हो जा रहा है। अब इसमें दो चीज़ें मुख्यता से कही गई हैं, उसी पर आधार बनाकर सब कुछ लिखा गया है। एक तो आर्ट ऑफ लिविंग और दूसरा आर्ट ऑफ लिविंग इन द सोल, और इन दोनों में वरीयता किसको दी गई है, प्राथमिकता ज़्यादा किसको दी गई है, इसको दिया गया है, यानी आर्ट ऑफ लिविंग इन द सोल। तो आधे से अधिक अभ्यर्थी, यानी 100% अगर मान लिया जाए तो उसमें 75% जो अभ्यर्थी हैं वो आर्ट ऑफ लिविंग इन द सोल इसी को शीर्षक बनाएंगे और लिख कर चले आएंगे। ऐसा नहीं है कि उनको नंबर नहीं मिलेगा, नंबर मिलेगा, लेकिन जब आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो अंग्रेजी लिखने का क्या औचित्य हो सकता है। यहाँ अंग्रेजी दी है, ये ठीक बात है, अवतरण में आप अवगुण नहीं निकाल सकते, दोष नहीं निकाल सकते, लेकिन जो आप लिख रहे हैं वो कम से कम हिंदी में लिखिए। तो हिंदी भी यहाँ उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि आपको कहीं से खोज कर लानी है, थोड़ा सा और ध्यान से इसे पढ़ना है। तो यहाँ उसी के नीचे का अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ कहा गया है कि समस्त कलाओं में श्रेष्ठ यह आत्मकला, और कौन सी कला, ये वाली, उसी को कहा गया है यहाँ आत्मकला। आत्म मतलब आत्मा और कला मतलब उससे जुड़ी हुई जो कला है, कौशल है, यह परमात्मा की ओर उस पथिक को अवश्य ही ले जाती है और भवसागर से पार उतारती है। तो यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग इन द सोल का इतने लंबे सेंटेंस का शीर्षक आप चुन रहे हैं तो वो छोटा होना चाहिए, ये भी एक शर्त है। तो इतने लंबे चौड़े शीर्षक का एक सारांश आपको मिल जाता है आत्मकला। तो इस पूरे पैराग्राफ का यानी अवतरण का सबसे जो उपयुक्त शीर्षक है, एकदम मार्के का शीर्षक है, वो आत्मकला है।
ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ दुरूह जटिल पैराग्राफ भी आपके सामने आ सकते हैं। तो ऐसे में आवश्यक ये है कि उसका गहराई से आप निरीक्षण करिए। और आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए तो बहुत समय लग जाएगा, पढ़ेंगे बार बार तो टाइम इतना कहाँ रहता है। तो ये टाइम आपका कम ऐसे होगा कि जब आप अभ्यास करेंगे, बार बार किसी अवतरण को लेकर उसमें शीर्षक तलाशने की कोशिश करिए। हो सके तो कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए या खुद से कोई पैराग्राफ चुन लीजिए अपठित गद्यांश का और उसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें पारंगत होते जाएंगे। ये सब अभ्यास की कला होती है, बशर्ते जो यहाँ निर्देश दिया जा रहा है उसको भी अपने दिमाग में रखिएगा। ये बातें हैं। और वही यहाँ कहा गया है कि बहुत से अभ्यर्थी जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग इन द सोल को चुन लेंगे, जबकि उसका बेहतरीन हिंदी रूपांतरण आत्मकला के रूप में पहले से ही यहाँ पर उपस्थित है। तो अवतरण के अंदर ही शीर्षक होगा, लेकिन शीर्षक कहाँ मिलेगा इसका कुछ ठिकाना नहीं है। प्रायः जो है वो नीचे की पंक्तियों में मिलता है। जैसे यहीं पर देखिए, नीचे की जो अंतिम पंक्तियाँ थी वहीं पर आपको शीर्षक मिला। तो ऐसा ज़्यादातर होता है। तो अंतिम पंक्तियों को थोड़ा गहराई से देख लीजिएगा, ये यहाँ पर सलाह दी जाती है। आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद यहाँ संक्षेपण के बारे में कहा गया है। तो ये थोड़ी सी परिभाषा है, संक्षेपण करने के लिए आता है, इसके अलावा सारांश वगैरह लिखने के लिए भी आता है। तो यहाँ कहा गया कि किसी विस्तृत विवरण, मतलब कोई विस्तृत विवरण है, आख्या है, प्रतिवेदन है, वक्तव्य है, पत्र व्यवहार है या आलेख है, उसमें निहित ये जितने भी प्रकार की वैरायटी यहाँ बताई गई है, इसमें निहित मुख्य तथ्यों के ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं जिसमें अनावश्यक उपमाओं, कोई अनावश्यक उपमा वगैरह उसमें न ठूसी गई हो, असंबद्ध तथ्यों, अनावश्यक बातों को न शामिल किया जाए, यानी उन्हें क्या किया जाए, बाहर निकाल दिया जाए। जितना उसमें गैर जरूरी चीज़ है, इतना इसको गहराई में जाकर समझने की आवश्यकता नहीं है। मोटे तौर पे समझ लीजिए, एक पैराग्राफ आपके सामने है तो आवश्यक नहीं है कि उसका हर एक शब्द जो है वो कीमती ही है। उसमें जो पते की बात है या मुख्य बात है वो बहुत थोड़ी सी होती है, और उसी निचोड़ को आपको निकाल कर लिखना है संक्षेपण के रूप में। यही हाल सारांश का भी होता है। सारांश और संक्षेपण में बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं होता। अब देखिए, यहाँ कहा गया, देखिए, प्रकरण से संबद्ध एवं उपयोगी तथ्यों को संक्षेप में कहा जाता है। तो संक्षेप में जो कहने की कला या लिखने की कला है वो संक्षेपण कहलाती है। और संक्षेपण शब्द जो है ये अंग्रेजी भाषा में प्रचलित शब्द प्रेसी, जैसे कि आप ऊपर अंग्रेजी में देख रहे हैं, इसी का हिंदी रूपांतरण है, ये है आपका प्रेसी। और संक्षेपण स्वयं में पूर्णता युक्त होता है, यानी पूरे सारांश का जो ओवरऑल एकदम सटीक मतलब होता है वो संक्षेपण में लिखा जाता है। तो इसमें पूर्णता तो होगी ही, मतलब शुरू से लेकर अंत तक आप भावार्थ ही लिख रहे हैं उसका, लेकिन उसे संक्षिप्त रूप से लिख रहे हैं। और मूल अवतरण की संक्षेपण में कमी महसूस नहीं होती। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा पैराग्राफ है और उसका एक छोटा सा संक्षेपण है। अब किसी के पास समय नहीं है कि वो पूरा अवतरण पढ़े, तो वो संक्षेपण को ही पढ़कर उस अवतरण का पूरा जो मतलब है उसको समझ जाए। यही संक्षेपण की सार्थकता है, यही इसका मूल अर्थ भी है। अब देखिए, संक्षेपण के समानार्थी, यहाँ संक्षेपण जैसे ही मिलते जुलते जो शब्द हैं वो आपको दिखाई देते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा अलग नहीं होते, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। जैसे देखिए, सारांश, कभी कभी कहा जाता है कि प्रस्तुत अवतरण का संक्षेपण करिए, और कभी कभी लिखा होता है कि भाई सारांश लिखिए, समरी लिखिए उसकी। तो ऐसे में क्या होता है, सारांश में बहुत महत्वपूर्ण बातों को अत्यंत संक्षेप में लिखा जाता है, यानी बहुत ज़्यादा अंतर ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, संक्षेपण में भी यही करते हैं, लेकिन सारांश में थोड़ा सा और ज़्यादा केंद्रित होकर लिखते हैं। ये कहने का मतलब है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें होती हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उनको सारांश में लिखा जाता है। और इसके बाद भावार्थ, ये एक शब्द इस्तेमाल होता है जिसे कि प्रायः लोग संक्षेपण समझ लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, सबस्टेंस। भावार्थ में लेखन की कोई सीमा नहीं होती। मतलब भावार्थ अगर आप लिख रहे हैं, कहा जाए कि प्रस्तुत अवतरण का भावार्थ लिखिए, तो यहाँ पर लेखन की कोई लिमिट नहीं है कि आप 1/3 हिस्से को लिखिए या 1/4 में आप संक्षेपण करिए, इस प्रकार से नहीं होता। यहाँ लेखन की सीमा नहीं है। प्रश्न का जितना अंक निर्धारित है उसके आधार पर आपको करना होता है। और मूल के साथ साथ गौण भावों को भी भावार्थ में स्थान दिया जाता है। यहाँ पर मूल और गौण का मतलब क्या है, मूल भाव वो भाव है या मूल शब्द वो शब्द हैं जो कि अवतरण में एकदम वर्ड टू वर्ड यूज़ किए गए हैं, इस्तेमाल किए गए। और गौण शब्द वो हैं जो कि उसमें छिपे हुए हैं। भाव या शब्द दोनों चीज़ें हैं, भाव से ही शब्द बनते हैं। तो गौण भाव या शब्द जो है उस अवतरण में छिपे हुए रहते हैं। अब उनको भी आप यहाँ पे उजागर कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। तो ये चीज़ है भावार्थ। सारांश का अपोजिट भी आप इसे समझ सकते हैं। सारांश में क्या होता है, बहुत ही संक्षेप में महत्वपूर्ण बातों को लिखा जाता है, समराइज कर दिया जाता है। और भावार्थ में क्या करते हैं, उसी पूरे पैराग्राफ को हम फैला देते हैं। अन्वयन क्या होता है, अन्वयन में हम लोग डिस्कवरी करते हैं, यानी खोजते हैं। तो खोजते किस चीज़ को है, यहाँ डिस्कवरी किसी एक उद्देश्य की करनी चाहिए। तो वो उद्देश्य है उसका मूल अर्थ, यानी अवतरण असल में कहना क्या चाह रहा है। तो ये भावार्थ के जैसा है। जैसे संक्षेपण और सारांश में बहुत ज़्यादा आपस में समानता है, ठीक वैसे ही यहाँ भावार्थ और जो अन्वयन होता है या अन्वय होता है उसमें भी समानता होती है। दोनों लगभग एक जैसे होते हैं, आप इन्हें एक समझ सकते हैं, हालांकि होते नहीं हैं।
लेकिन यहाँ पर मूल तत्व की तलाश करनी होती है। मूल तत्व आपके सामने होता नहीं है, वो आपको खोजना पड़ता है। ये आपकी यहाँ ड्यूटी होती है। जबकि भावार्थ में मूल तत्व लगभग सामने ही होता है, उसको आपको ज़्यादा तलाशने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, उसके साथ साथ आपको जो गौण भाव होते हैं यानी छिपा हुआ उसका अलग से अर्थ होता है, वो भी साथ में चिपकाना पड़ता है। ये चीज़ है। इसके बाद आशय यानी पर्पस। तो पर्पस का मतलब क्या हो सकता है? कहते हैं ना कि इस बात का आशय क्या है, उसको समझिए। तो आशय संपूर्ण पदों या मूढ़ पदों को स्पष्टीकरण के तौर पे प्रस्तुत करने की कला होती है। ये कहने का तात्पर्य है। मतलब क्या है? मूढ़ पद का मतलब ये होता है कि ऐसे पद जो कि अपनी व्याख्या खुद ना कर सकते हो या बड़े ही दुरूह हो, उनको खोलना कठिन हो, तो उनकी धागा खोलने की जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर किया जाता है। और आशय आपको यहाँ बताना पड़ता है। जैसे परीक्षा में कहा गया कि प्रस्तुत जो पैराग्राफ है या अवतरण है उसका आशय स्पष्ट करिए, या जितनी भी पंक्तियाँ रेखांकित हैं उनका आशय स्पष्ट करिए। तो इसका अर्थ ये है कि आपको उसका मतलब बताना है। उसका मतलब क्या है ये आपको वहाँ जाहिर करना है। इसके दो उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो संपूर्ण कथन का, जितना भी कथन है उसका मंतव्य यानी उसका जो मतलब है वो स्पष्ट करना, और कथन के कठिन और मूढ़ भाग की व्याख्या करना। तो ये तो प्रश्न के ऊपर निर्भर कर सकता है। हो सकता है कि जो पूरा अवतरण है उसी का कहा जाए कि भाई आशय बताइए, जैसा कि कम ही होता है, ऐसा अक्सर नहीं पूछा जाता। और प्रायः क्या करते हैं, एक कथन दे देंगे यानी एक रेखांकित अंश आपके सामने होगा और कहेगा कि इसका आशय बताइए। तो उसमें आप जितने भी उसके क्लिष्ट शब्द होंगे उनको खोलेंगे और सरल करेंगे और उसका एक सरल सीधा साधा जो मतलब है उसको लिख देंगे। ये आपका आशय हो जाएगा। इसके बाद रूपरेखा सिनॉप्सिस। तो यह किसी अव्यक्त लेख का प्रारूप होती है, यानी कोई लेख है वो जाहिर नहीं है, मतलब अस्पष्ट सा है, उसकी स्पष्टता कहीं भी निर्धारित नहीं की गई है। तो उसको आप एक प्रारूप, एक ड्राफ्ट बनाकर उसमें एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कर दीजिए। ये हो गया आपका रूपरेखा। और मुख्यार्थ यानी जिस्ट। तो मुख्यार्थ में लेख का मूल भाव जो है उस पर बल दिया जाता है। जैसे ऊपर आपने सारांश देखा वैसे ही, लेकिन क्रमबद्धता का पूर्ण तरीके से पालन नहीं होता है। देखिए क्रमबद्धता भी बहुत जरूरी है। संक्षेपण और सारांश, यहाँ जो आपने देखा पीछे संक्षेपण और सारांश, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनमें क्रमबद्ध तरीके से आपको लिखना होता है। जैसे अवतरण आपका जिस क्रम में चल रहा है, जो उसकी पंक्तियों का क्रम है, उसी क्रम में आपको अपने विचारों को भी लिखना है, चाहे आप संक्षिप्त ही क्यों न कर रहे हैं। क्रम बिगाड़ना नहीं है। ये नहीं कि नीचे वाला जो मतलब है उसको आपने ऊपर लिख दिया और ऊपर वाले को नीचे लिख दिया। ऐसा अस्त व्यस्त लिख कर नहीं आना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो जिस्ट होता है उसमें आपको कुल मिलाकर समझाना है, उसका मूल मतलब समझाना है। इसके लिए आप पैराग्राफ के साथ कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उसे उलट पलट सकते हैं, सिर के बल खड़ा कर सकते हैं, शीर्षासन करवा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। बस आपको लिखना है। ये कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ जो संक्षेपण है उससे मिलते जुलते शब्द इसलिए दर्शाए गए हैं क्योंकि परीक्षाओं में कभी कभी इन शब्दों पर भी आधारित प्रश्न आ जाते हैं। ये नहीं कहेगा कि इसकी परिभाषा बताइए, एक अवतरण आपको दे देगा और कहेगा कि भाई सारांश लिखिए। तब सारांश का जो सही मतलब है वो आपको पता होना चाहिए। संक्षेपण से वो किस प्रकार से अलग है या कितनी समानता है ये आपको मालूम होनी चाहिए, तभी तो आप सही ढंग से कर पाएंगे। या हो सकता है भावार्थ कह दे, अन्वयन कह दे, कुछ भी हो सकता है। ये सब सिलेबस का ही हिस्सा है। सिलेबस में एक एक चीज़ अक्षर टू अक्षर नहीं लिखी जाती। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पीछे छिपी रहती हैं और वो पेपर में ही दिखाई देती। तो इसलिए इनको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ संक्षेपण का जो मुख्य आधार है वो क्या होना चाहिए, ये दिया हुआ है। तो वही प्रायः दिशा निर्देश जो आप सुनते हैं वही यहाँ दिए हुए हैं। देखिए संक्षेपण जो होता है उसमें पहला बिंदु दिया हुआ है कि संक्षेपण का आकार मूल अवतरण का 1/3 होना चाहिए। मोटे तौर पे यही कहा जाता है कि 1/3 शब्दों में संक्षेपण करिए, ऐसे दिया रहता है। और 1/3 का मतलब समझ रहे हैं ना, 1/3 होना चाहिए। और संक्षेपण को अपनी भाषा में लिखा जा सकता है और भाषा जो है वो अधिकृत भी हो सकती है, दोनों चीज़ें। लोग ये सोचते हैं कि संक्षेपण है तो संक्षेपण का मतलब है संक्षिप्त करना, तो जो अवतरण में अक्षर या शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वही हमें इस्तेमाल करने हैं, उससे बाहर हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपके संक्षेपण में एक रूपता आ जाएगी, एक रसता आ जाएगी, सब अभ्यर्थी जो है वो एक जैसा लिखेंगे। तो यहाँ आप अपने शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। और संक्षेपण वस्तुतः सार संकलन है, जैसा कि आपने पीछे देखा। इसमें मूल अनुच्छेद के मुख्य तथ्यों को बड़ी ही स्पष्टता से संक्षिप्त तथा क्रमबद्ध रूप में, क्रम इसमें अनिवार्य होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। चाहे भावार्थ हो चाहे संक्षेपण हो, क्रम नहीं टूटना चाहिए, ये इसकी अनुशासनबद्धता होती है। तो क्रमबद्ध रूप से रखा जाता है और इससे समय की बचत होती है। वही बात है कि एक पूरा लंबा चौड़ा जो अवतरण है उसको पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है कि आप उसे आधा घंटा लगाकर पढ़ें, तो ऐसे में संक्षेपण आप लिख देंगे तो जो पढ़ेगा उसका मतलब जान जाएगा। इसके बाद संक्षेपण में शीर्षक का चयन ऐसे करना चाहिए कि वह मूल अनुच्छेद और संक्षेपण के भावों का प्रतिनिधित्व कर सके। तो वही बात है, शीर्षक का चयन तो किसी भी अवतरण में, संक्षेपण की ही बात नहीं है। कोई भी पैराग्राफ आपको दिया जा रहा है, कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने है और उसमें आपसे टाइटल यानी शीर्षक पूछ रहा है,
तो आपको केंद्र बिंदु तो चुनना ही होगा, यानी पूरा पैराग्राफ कहाँ जाकर केंद्रित हो रहा है ये आपको उसमें तलाशना होगा और वही आपका शीर्षक होगा। अब शीर्षक बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, उस पर पर्याप्त चर्चा पीछे हो चुकी। इसके बाद यहाँ कहा गया कि संक्षेपण के मुख्य तत्व कौन से हो सकते हैं। पीछे आपने संक्षेपण के समानार्थी देखे हैं, तो उन समानार्थियों को बहुत ध्यान से एक बार गौर कर लीजिएगा। यहाँ देखिए कहा गया कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे संक्षेपण करने के लिए कुछ कलाएं आपके पास होनी चाहिए। जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द आप लोग इतना याद करते हैं, ढेर सारे वाक्यांशों को देखते हैं और उसके लिए कौन सा एक शब्द प्रयुक्त होगा इसको आप पढ़ते हैं। तो इसका फायदा क्या है? एक फायदा तो ये है कि यूपीपीसीएस का जो मेंस होगा उसमें सीधे सीधे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, लेकिन इसका दूसरा फायदा भी है। दूसरा फायदा ये है कि इससे आपकी भाषा शैली बहुत बढ़िया होगी, आपका जो लेखन कौशल है वो और ज़्यादा परिष्कृत होगा। एक लंबे चौड़े सेंटेंस को लिखने से बेहतर है कि उसका जो सारांश है, यानी उसके सारांश के तौर पे एक शब्द जो उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है उसको आप लिख दीजिए। जैसे दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, दिशाएं और आकाश, ये जो धरती और आकाश है यही जिसका वस्त्र है, ऐसे आप लिखें। या दिगंबर लिख दें, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है और यहाँ पर एक शब्द से आपका काम चल सकता है। या महान हो जिसका आशय, ऐसा व्यक्ति, तो आप लिखेंगे कि वो महाशय है, तो ऐसा लिखा जा सकता है। या जिस स्त्री का पति जिंदा ना हो तो विधवा, अब आप ऐसे पूरी एक लाइन लिखेंगे कि जिस स्त्री का पति जिंदा ना हो, तो एक पूरा जो पंक्ति है वो आपको खर्च करना पड़ेगा, समय लगेगा उसमें। विधवा आप लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा और भाषा शैली भी बढ़िया होगी। तो ये वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होते हैं ये संक्षेपण में आपको बहुत मदद करेंगे। आप अक्सर जो विलोम पर्यायवाची और वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है उनकी लंबी चौड़ी फौज देखकर घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि इतना याद कैसे होगा, लेकिन उसको एक बार पढ़ लीजिए, वो दिमाग में बैठ जाएगा। इतना उसमें रट्टा मारने की भी आवश्यकता नहीं है और वो बहुत जगह आपकी सहायता करेगा। जैसे कि नमूने के तौर पे निबंध में सहायता कर सकता है, निबंध में आपकी भाषा शैली उससे बढ़िया हो सकती है। आप कम शब्दों में 700 शब्दों या 600 शब्दों या जितनी भी शब्द सीमा होती है उसके अंदर आप एक बेहतर निबंध लिख सकते हैं। लोग कहते हैं कि निबंध का आकार बहुत बड़ा हो गया है, फैल गया है, तो हम क्या करें कि उसको छोटा किया जा सके, छोटा हो सके। तो इसके लिए आपको कम शब्दों में अपनी बात कहना आना चाहिए। तो वहाँ पर आपकी ये जो संक्षेपण की कला है ये आपकी बहुत सहायता करेगी। संक्षेपण और प्लस ये जो वाक्यांश के लिए एक शब्द इसमें आप इस्तेमाल करते हैं ये भी आपकी मदद करेगा। तो यहाँ कहा गया कि भाषा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि एक लंबे वाक्य को अपने अंदर समेटने की क्षमता रखते हैं और ये जादू की पुड़िया होती है और इसका प्रयोग आप संक्षेपण में बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये आपको बहुत फायदा देंगे। जैसे जो कानून के विरुद्ध हो, इतना लंबा आप लाइन लिखेंगे, उससे अच्छा आप लिख दीजिए अवैध। या जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत। जो सदैव से चलता आ रहा हो, अनवरत। और ऐसे न जाने कितने हैं। ये तो कुछ आपको नमूने दिखाए जा रहे हैं, अभी कुछ मैंने ऐसे बताया, तो बहुत सारे हैं, आप जानते हैं और उन्हें आपको पढ़ना है। तो इनसे आपको सहायता मिलेगी, आप आराम से संक्षेपण कर भी पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। कुछ और चीज़ें हैं, देखिए वाक्यों के लिए पदों अथवा शब्द समूहों का इस्तेमाल करना। इसका मतलब क्या हो सकता है, जैसे यहाँ उदाहरण के साथ बताया गया है ताकि आप समझ सके। अनेक वाक्यों के झुंड को, झुंड का मतलब पूरा एक गुच्छा है, उसको इस विधि से केवल कुछ ही शब्दों में समेटा जा सकता है। तो समेटा कैसे जाएगा, जैसे भगत सिंह बहुत वीर, मुखर और उत्साही क्रांतिकारी थे। ऐसे क्रांतिकारियों को पूरा देश कई 100 वर्षों तक याद करता रहेगा। ये एक वाक्य है, ये संक्षेपण नहीं है, ये मूल वाक्य है। इसे आप ध्यान से देख लीजिए और उसका अगर आप संक्षेपण करेंगे तो इसको सिकोड़ेंगे कैसे, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ कहा गया कि बहुत वीर थे, मुखर थे। मुखर माने बढ़िया अच्छे वक्ता थे, अपनी बातों को खुलकर कहते थे और देश की समस्याओं को सबके सामने जाहिर करते थे। तो ये क्रांतिकारियों के अंदर गुण होता है और उत्साही तो थे ही, ये चीज़ है। और ऐसे क्रांतिकारियों को पूरा देश कई 100 वर्षों तक याद करेगा। तो इसे आप संक्षेप में कैसे लिखेंगे, भगत सिंह जैसे वीरोत्तम क्रांतिकारी को। देखिए ये जितने भी गुण होते हैं ये किस व्यक्ति में होते हैं, जो वीरोत्तम होता है, वीरों में उत्तम होता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटीज पाई जाती हैं। तो भगत सिंह जैसे वीरोत्तम क्रांतिकारी को भारत सदैव स्मरण रखेगा, कई 100 वर्षों तक याद रखेगा या 1000 वर्षों तक याद रखेगा या 2 ही साल में भूल जाएगा। इसको गिनने की ही क्या आवश्यकता है, आप ऐसे लिख दीजिए कि हमेशा स्मरण रखेगा, इसमें बुराई क्या है। तो ऐसे आप संक्षेपण कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि इसमें जो मूल लाइन है उससे शब्द बहुत ही कम लिए गए, इसमें अपने शब्दों का यूज़ किया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप संक्षेपण में कर सकते हैं, बशर्ते आपका संक्षेपण जो है एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर का जो इसमें बिंदु ध्यान देने योग्य है कि अनावश्यक सामग्री का निस्सरण करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आप पढ़ते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं या यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस जो है उनकी तैयारी करते हैं, तो यहाँ कहा जाता है कि अध्ययन सामग्री में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये आपको पता होना चाहिए। बहुत से लोग पूरी किताबों की दुकान खोल लेते हैं और उसके बाद उसमें उलझ कर रह जाते हैं कि क्या पढ़ें, ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें और समय बीत जाता है।
और बहुत से अभ्यर्थी ये होते हैं कि हर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ही किताब रखते हैं और उतने को ही वो बार बार पढ़ के मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं और उसका उन्हें अच्छा प्रतिफल प्राप्त होता है और वो अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी है। यहाँ से जो गैर ज़रूरी चीज़ है उसे आपको बाहर करना है, अनावश्यक जो है, और जो एकदम काम का है, बिल्कुल आपके एकदम कायदे का है, वो आपको चुनना है और उसी को लिखना है। तो यहाँ यही कहा गया कि भावों और विचारों अथवा घटनाओं के वर्णन में प्रायः अनेक बातें ऐसी शामिल हो जाती हैं जिसका कि कोई विशेष महत्व नहीं होता। अब ये उस अवतरण का दोष नहीं है। लेख जब आप लिखते हैं या निबंध लिखते हैं तो वहाँ थोड़ी सी उन्मुक्तता होती है, खुले विचार होते हैं, तो वहाँ इस तरह की जो पंक्तियाँ होती हैं वो प्रायः दिख जाती हैं। तो अगर इन्हें हटा दिया जाए, संक्षेपण अगर आप कर रहे हैं तो इन्हें हटा देते हैं तो अवतरण जो है वो यथावत रहेगा, अवतरण का कुछ बिगड़ेगा नहीं इन्हें निकालने के बाद भी, और आप अपनी बात को कह भी लेंगे। तो ये संक्षेपण का जो तरीका होता है या प्रक्रिया होती है इस मामले में अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण तथ्य का समावेश होना। देखिए, आप जब सामग्रियों को हटा रहे हैं तो कोई ऐसी सामग्री मत हटा दीजिएगा जिससे कि अर्थ बिगड़ जाए। क्रमबद्ध तरीके से पहले उस पूरे अवतरण का निरीक्षण कर लीजिए और देख लीजिए कि उसमें बेकार क्या है। जो बेकार हो सिर्फ उतने को ही बाहर करिए, और जितने महत्वपूर्ण हैं, जब आप बेकार को बाहर कर लेंगे तो अपने आप जो बचेगा वो महत्वपूर्ण होगा, और उसी महत्वपूर्ण तथ्य को आपको अपने शब्दों में एक बेहतर तरीके से लिखना है। इसके बाद शीर्षक का चयन भी एक महत्वपूर्ण पहलू होता है जिसकी चर्चा पीछे पर्याप्त रूप से की जा चुकी है। उसमें आपको एक ही चीज़ ध्यान देनी है कि एकदम केंद्र बिंदु चुनना है, जो केंद्र हो शीर्षक पूरे पैराग्राफ का, अवतरण का, जहाँ पे उसका मूल भाव केंद्रित होता हो उसको आपको सेलेक्ट करके लिखना है, और बहुत बड़ा नहीं लिखना है। ये एक ध्यान देने योग्य बात है। इसके बाद संक्षेपण की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? तो पहली चीज़, जैसा कि मैंने पीछे कहा और आपने देखा भी है, कि क्रमबद्धता होनी चाहिए। यहाँ क्रम जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने नीचे की लाइन ऊपर और ऊपर की लाइन नीचे और बीच वाली जो है वो पीछे लिख दी, ऐसे नहीं। यहाँ क्रमबद्ध तरीके से लिखना है आपको, और विचार भावों का वही क्रम होना चाहिए जो कि मूल अवतरण में था। जब तक कि अनिवार्य न हो जाए तब तक क्रम बिगड़ना नहीं चाहिए। देखिए, कुछ तो एक्सेप्शन होता ही है, अपवाद होता है, और वैसी परिस्थिति में आप अपनी जो क्रम धारा है उसको भंग कर सकते हैं, लेकिन प्रायः आपको ऐसा नहीं करना है। और उसके बाद सुसंबद्धता, वाक्यों का आपस में संबद्ध होना भी आवश्यक है। जैसे ऊपर का जो पैराग्राफ है उसका नीचे वाले पैराग्राफ से तालमेल होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ लिंक जोड़ना नहीं भूलिएगा। ऊपर वाला जो वाक्य है वो जहाँ समाप्त हो रहा है उसके आगे की बात जो है वो अगले पैराग्राफ से या अगले वाक्य से शुरू होनी चाहिए। इस प्रकार से आपका लेख होना चाहिए, और इसी को कहा जाता है सुसंबद्धता। संबद्ध करना यानी जोड़ना, और सुशब्द लग जाता है तो इसका मतलब बेहतर तरीके से संबद्ध करना। तो यहाँ आपको बेहतर तरीके से इसे संबद्ध करके लिखना है। चूंकि जो मूल अवतरण आपको दिया जाता है उसमें तो ये सुसंबद्धता पहले से ही होती है, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं? संक्षेपण कर रहे हैं। तो ऐसे में आप संबद्धता को बिगाड़ रहे हैं, मतलब उसे अपने तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या उसे अरेंज कर रहे हैं, पूरे अवतरण को अपने ढंग से उसे ढाल रहे हैं। तो अपने ढंग से ढालने के प्रयास में आपको ये जरूर ध्यान देना है कि जो वाक्य आप लिखिए उसमें भी संबद्धता वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि पीछे वाले अवतरण में थी, जिसे कि देखकर आप ऐसा कर रहे हैं। और प्रवाह आवश्यक है। तो देखिए, जब आप लिंक करेंगे, ऊपर की लाइन को नीचे वाली लाइन से जोड़ लेंगे, अर्थ से आपस में जुड़ जाती हैं, मतलब से जुड़ जाती हैं, तो उसके बाद क्या होगा? प्रवाह तो अपने आप बन जाएगा, लेकिन बीच में अगर आप डिस्टर्ब कीजिएगा तो प्रवाह वहीं से बिगड़ जाएगा। इसके बाद आकार, तो आकार की एक आदर्श जो सीमा होती है उसमें कहा जाता है कि 1/3 लिखिए। आदर्श जो संक्षेपण होता है वो 1/3 यानी 1/3 होता है, या कभी कभी 1/4 भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा अगर फालतू उसमें फिजूल की बातें हैं तो 1/4 भी हो सकता है, आप काट पीट के और छोटा कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ा अवतरण आपके सामने होता है और उसमें से आपको ये समझ में नहीं आता है कि कितना हम छांट दें, बहुत सी चीज़ें आपको ज़रूरी लगती हैं। तो अगर ज़्यादा मात्रा में ज़रूरी तथ्य उसमें हैं और आपको लग रहा है कि आप उन्हें बाहर कर देंगे तो अवतरण की जो मूल धारा है या मूल जो उसका स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप 3/4 वाला जो फंडा है उसको या आधे वाला फंडा भी अपना सकते हैं। इसमें आपको कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा गुनाह कर देंगे और आपको नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो चेक करने वाला परीक्षक है वो भी जानता है कि अवतरण किस प्रकार का है। अगर अवतरण ऐसा है, उसकी डिमांड ऐसी है कि उसमें से आप बहुत ज़्यादा निकाल नहीं सकते, तो ऐसे में आप आधा भी उसका लिख सकते हैं, ये किया जा सकता है। लेकिन उसी परिस्थिति में जब बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाए और आप उसमें से अधिक मात्रा में छांट न सके, छांटने योग्य न हो। इसके बाद भाषा परिवर्तन, ये चौथा पॉइंट है। तो संक्षेपण करते समय अभ्यर्थी के मन में ये बात जरूर आती है कि भाषा किस प्रकार की हो, और निजी भाषा अथवा अवतरण की जो किताबी भाषा, इसमें कौन सा चुना जाए, ये मन में आता है। तो पीछे इस बात पर हालांकि चर्चा हो चुकी है। यहाँ अपनी भाषा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। संक्षेपण की भाषा अगर आप जो अवतरण की भाषा है उसके तौर पे भी लिख रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपनी भाषा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तर सीधा और स्पष्ट है कि अपनी भाषा प्रयोग कीजिए, ये ज़्यादा लाभदायक रहेगा।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अवतरण की भाषा अगर लिख कर चले आ रहे हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, मिलेगा तब भी, लेकिन बेहतर अंक आपको पाना है। सिर्फ पाना ही नहीं है बल्कि अच्छा पाना है। तो ऐसी कंडीशन में अपनी भाषा का इस्तेमाल करिए। और इसमें यह भी कहा गया है कि मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस तरह के जो तरीके हैं उनको इस्तेमाल करके आप संक्षेपण को आकर्षक भी बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि आपने वाक्यांश के लिए एक शब्द की महिमा पीछे देखी कि एक लंबी चौड़ी पंक्ति को ये एक शब्द में समेट देता है, तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि मुहावरा या वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला जो काम है, ऐसा नहीं कि पूरा हर कदम कदम पर हो, ये सीमित मात्रा में होना चाहिए, एक संतुलित प्रयोग इसका होना चाहिए। और वैसे भी कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जिते, तो अति जो है वो अच्छी नहीं होती, चाहे अच्छी ही चीज़ क्यों ना हो, अगर ज़्यादा मात्रा में आपने ठूस दी तो लगेगा कि आप बेजगह उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा करने से बचिएगा। इसके बाद विचारों की स्पष्टता, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। विचार अगर स्पष्ट नहीं रहेंगे, आप क्लियर तरीके से अपनी बात को रख नहीं पाएंगे, तो अंक मिलने की संभावना वहीं से शून्य हो जाएगी, बाकी चाहे आपने जितना अच्छा लिखा हो। तो मूल अवतरण का संक्षेपण आपको करना है, तो उस अवतरण के अंदर जो विचार हैं, हर अवतरण कुछ कहता है और वो क्या कहना चाह रहा है ये आपको पहले उसको पढ़कर समझना है। इसीलिए कहा जाता है कि पहले ध्यान से पढ़िए और उसका जो मूल भाव है उसके साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। शब्द अपने इस्तेमाल करिए, मुहावरे इस्तेमाल करिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द इस्तेमाल करिए, लेकिन उसका जो मूल भाव है वो बदलना नहीं चाहिए, वो मूल भावना बनी रहनी चाहिए, ये आवश्यक है। और परिपूर्णता और सुबोधता तो अनिवार्य ही है। परिपूर्णता आपके संक्षेपण में या सारांश में या भावार्थ में झलकनी चाहिए। कुछ भी आप कर रहे हैं, सारांश लिख रहे हो, संक्षेपण लिख रहे हो, भावार्थ लिख रहे हो, या उसका कुछ भी आप जो अन्वयन वाला काम है वो कर रहे हो, ऐसी स्थिति में एक जो कंक्लूजन है वो आपका होना चाहिए। जैसे आप निबंध लिखते हैं तो अंतिम जो पैराग्राफ होता है, कहते हैं कि आप उपसंहार कर रहे हैं, कंक्लूजन कर रहे हैं, तो वो निष्कर्ष अंतिम में होना चाहिए। नहीं तो वो लगेगा कि कटा हुआ है, वहीं से वो काट दिया गया है, ऐसा मालूम होगा। तो इस तरीके का आपको काम नहीं करना है, उसे संपूर्ण करना है। ऐसा लगे कि यहाँ पर आपने अपनी बात खत्म की है, इस लाइन पर आकर आपने अपनी बात को समाप्त किया है और यहाँ तक आते आते जो पूरे अवतरण की मूल भावना है वो जाहिर हो चुकी है। यही परीक्षा को संतुष्ट करेगा, तो ऐसा आपको करना है। और सुबोधता होनी चाहिए, यानी जो भाषा शैली है वो बहुत ज़्यादा दुरूह नहीं होनी चाहिए, बहुत एकदम सस्ती बाजारू भाषा भी इस्तेमाल नहीं करनी है, और बहुत जो एकदम कठिन काव्य की प्रेत वाली भाषा है वो वाली भी नहीं इस्तेमाल करनी है। वही यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए। यहाँ कहा गया है कि सुबोधता भी एक अनिवार्य पक्ष है और भाषा बहुत संस्कृत निष्ठ परिष्कृत रहेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सस्ती हिंदी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संस्कृत निष्ठ भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत फेवर में नहीं आएगा। ये संक्षेपण को बोझिल बना देगा और परीक्षक आपको कठिन काव्य का प्रेत समझ सकता है। और बाजारू भाषा आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, और न ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के भाषणों के समान दुरूह भाषा का इस्तेमाल करना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जब भाषण देते थे तो उनके भाषणों में बहुत सारे संस्कृत के शब्द इस्तेमाल किए जाते थे, और आम जनता या आम जन समूह जिसके सामने वो अपना वक्तव्य दे रहे होते थे वो उसे प्रायः समझ नहीं पाती थी। जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो तो समझ लेता था, लेकिन हर आदमी जो है वो उतनी पारंगतता रखता हो ये आवश्यक तो है नहीं। तो ऐसे में आपको अपनी सरल भाषा शैली में अपने शब्दों का इस्तेमाल करके परीक्षक को खुश करना है, बस यही ओवरऑल मतलब है। संक्षेपण कैसे करें इस पे हालांकि पीछे ही हमने बहुत बहस कर ली है, तो अंतिम में एक सारांश निकाल लेते हैं। जैसे आपने कहा कि संक्षेपण का सारांश किया जाता है, तो संक्षेपण में जो पहला बिंदु है इसमें पूरी सामग्री यानी जो अवतरण आपका है उसको ध्यान से देखिए, बार बार पढ़िए। एक बार में न समझ में आए तो तब तक पढ़िए जब तक समझ में नहीं आता। 3 बार में समझ में आ जाएगा, उससे ज़्यादा आपको इसमें घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और 3 से 4 बार यही दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा अनिवार्य परिस्थिति है तो 4 बार, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप समय खर्च कर रहे हैं तो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, वो भी बात है। इसके लिए पहले से प्रैक्टिस करके जाइएगा। अभ्यास करेंगे तो आपका समय अपने आप कम होने लगेगा। पहले हो सकता है कि आपको 45 मिनट एक अवतरण का शीर्षक खोजने में लग जाए, हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके क्या होगा, ये समय कम होने लगेगा और आप 15 मिनट में ही वो सारा काम निपटा लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ कहा गया कि मूल भावार्थ को समझने के उपरांत सबसे पहला कार्य जो है वो उपयुक्त शीर्षक की तलाश करना होना चाहिए। और शीर्षक किसी भी अवतरण की आत्मा होती है, इसलिए उसके चयन में सतर्कता बरतिए, जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी जहाँ करनी है वो लिखने का काम है, उसमें आपको जल्दी जल्दी लिखना होता है, या जहाँ जल्दबाजी करनी है वहाँ करिए, लेकिन शीर्षक के चयन में आपको नहीं करना है। ये नहीं कि आपने तुरंत पढ़ा और तुरंत एक शीर्षक चुनकर लिख दिया। अच्छे से उस पर सोच विचार कर लीजिए 2 मिनट और उसके बाद तब लिखिए, ये चीज़ है। और शीर्षक जो भी आपने चुना है उसे उत्तर पुस्तिका में लिखें और बगल में शीर्षक में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की संख्या यह भी कोष्ठक में लिख दें। देखिए ये तरीका होता है, थोड़ा सा मशीनी तरीका है, चाहे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसा कीजिए। ये इसमें कहा जा रहा है अनिवार्य नहीं है, करेंगे तो श्रेष्ठ है। कहने का मतलब क्या है, जैसे शीर्षक आपने चुना
तो उसके अंदर आपने कितने शब्द इस्तेमाल किए हैं उसकी संख्या लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए एक शीर्षक है, उसमें आपने 3 शब्द इस्तेमाल किए हैं, तो यहाँ पे 3 शब्द आप कोष्टक में लिख सकते हैं, लिखिए, ये अनिवार्य नहीं है, ठीक है। इसके बाद संक्षेपण के क्षेत्र में यदि आप नए हैं, मतलब मान लीजिए आप एकदम नए नवेले आए हुए हैं और आपको तत्काल में संक्षेपण करके देना है, तो ऐसी कंडीशन में जो रफ वर्क वाला क्षेत्र होता है, यहाँ वर्क लिखा हुआ है, तो रफ वर्क वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे एक प्रारूप तैयार कर लीजिए, मतलब एक रफ संक्षेपण का ढांचा तैयार कर लीजिए और उसी आधार पर लिखिए। प्रारूप तैयार करने से ये होगा कि आप गलतियाँ करने से बचेंगे, क्योंकि एक बार अगर आपने लिख दिया तो फिर पेन से लिखेंगे, उसे मिटाया नहीं जा सकता और फिर काटने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा, और काट पीट करने का मतलब आप जानते ही हैं। तो ऐसी कंडीशन में रफ वर्क करिए और इसे बाद में हटा दीजिए और वहाँ पे एक ढांचा तैयार कर लीजिए, तो इससे आपको सुविधा होगी, इसलिए कहा जा रहा है। और यहीं पर आकार भी निर्धारित कर लीजिए कि आप कितने बड़े सांचे में उसको ढालना चाहते हैं, ये चीज़ें हैं। और उसके अलावा कुछ बातें और, यहाँ कहा गया कि सुसंबद्धता, तो ये आपने पीछे भी देखा है कि प्रारूप तैयार होने के बाद पढ़कर एक बार आश्वस्त हो लीजिए कि पूरे अवतरण को ये कवर कर रहा है या नहीं, मतलब प्रारूप आपने जो बनाया है वो शुरू से अंत तक अवतरण के साथ साथ चल रहा है या उससे दूर भाग रहा है, ये एक चीज़ जाननी आवश्यक है। और मौलिकता की रक्षा करना भी आवश्यक है। अपने शब्दों को संक्षेपण में प्रयोग करने का मतलब ये नहीं होता कि उसमें अपनी ओर से आप टीका टिप्पणी या तर्क वितर्क करते रहेंगे। आपको पैराग्राफ के हिसाब से ही चलना है, उसको बस अपने शब्दों में ढालना है। उसमें ये नहीं कि अपना पूरा दार्शनिक चिंतन आपने घुसा दिया, उस पर अपना पक्ष और विपक्ष रखकर आप एक डिबेट चलाने लगे, ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा व्याकरण की अशुद्धियाँ जो है यहाँ क्षमा योग्य नहीं होती हैं, तो इनका ध्यान अनिवार्य रूप से रखिएगा। व्याकरण की दिक्कत जो है ये हिंदी में न हो तो अच्छा रहेगा, ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होगा। लिखावट पर आप ध्यान दे रहे हैं वो अच्छी बात है, कहा जाता है कि लिखावट भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो साफ सुथरा लिखिए, बहुत मोती जैसे अक्षरों में लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उतना समय नहीं होता है। और शुरू में सबकी राइटिंग अच्छी होती है, बाद तक आते आते मतलब जब टाइम एकदम सीमित हो जाता है, समय बीतने वाला रहता है, तो सब हड़बड़ाहट में लिखते हैं, तो सबकी एकदम कौवे की टांग दिखाई देती है, तो उसमें समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, गलत मत लिखिए, वर्तनी की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ये सबसे अनिवार्य है। वर्तनी की अशुद्धियाँ अगर आप यहाँ करते हैं तो ये बहुत गलत प्रभाव डालेगा, मतलब कुल मिलाकर समझ लीजिए अंक अच्छे नहीं मिलेंगे। और सावधानी क्या होनी चाहिए? सावधानी यही है कि संक्षेपण के दौरान जो शैलीगत अलंकृतता है उससे बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा शैलीगत जो अलंकार वगैरह डालने का काम होता है वो नहीं करना है, और अप्रासंगिक जो बातें हैं उनको उद्धरण से आपको बाहर रखना है, क्योंकि संक्षेपण आप कर रहे हैं तो वैसे भी आप क्या करेंगे, या सारांश ही लिख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ गैर जरूरी बातों का कोई स्थान नहीं होता है। इसके अलावा संक्षेपण में विशेषण और क्रिया विशेषण का प्रयोग आप न करें तो अच्छा रहेगा, ये भी एक सलाह है। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के वाक्यों को न लिखिए, ऐसा लिखने से फिर जो शैली है वो बिगड़ जाती है और वहाँ दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा लंबे लंबे वाक्यों को मत लिखिए, ये भी एक बात है। भाषा शैली जो है वो एक सामान्य सरल सुबोध होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए, और उसके साथ साथ सेंटेंस बहुत लंबा अगर आप बना लेंगे तो उसको भी पढ़ने में दिक्कत होगी। पता लगा आपने यहाँ से शुरू किया और 2 लाइन खत्म करने के बाद तब जाकर यहाँ खड़ी पाई लग रही। इतना लंबा सेंटेंस मत लिखिए, छोटा छोटा लिखिए, वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा अवतरण की मूल भावना जो है वो हर हाल में जीवित रहनी चाहिए, उसके साथ आपको कोई समझौता, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आकार का जो पालन है उसे अनिवार्य रूप से करिए। आकार जितना भी निर्धारित है, जो 1/3 या 1/4, उसमें ही आपको लिखना है। बहुत जो कठिन परिस्थितियाँ होती हैं वहाँ आधे हिस्से के तौर पे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत जो टीका टिप्पणी आलोचना वगैरह है उससे आपको बचकर रहना है। ये सब कुछ सावधानियाँ हैं, और इन सावधानियों को आपने कमोबेश पीछे ही देख रखा है। इसके बाद यहाँ उदाहरण देख लीजिए, तो उदाहरण में आपको एक मतलब एक अवतरण दिया हुआ है। अवतरण हालांकि आपने पीछे भी देखे हैं, यहाँ जो अवतरण दिया है इसका संक्षेपण करके दिखाया है कि किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ आप बिल्कुल ऐसा ही करिए, आवश्यक नहीं है, लेकिन आपको एक हिंट दिया जा रहा है। तो देखिए, आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने के लिए, ये पैराग्राफ है, आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने के लिए भौतिक जीवन को पूर्णतः नकारना उसी प्रकार अप्राकृतिक और निरर्थक होता है जैसा कि भौतिक जीवन के लिए अध्यात्म को पूर्णतः अस्वीकार करना। व्यक्ति को प्रयत्न दोनों ही क्षेत्रों में एक साथ करना चाहिए। दोनों जो क्षेत्र हैं वहाँ पे एक साथ इन्हें प्रयास करना चाहिए। अधिकांश यौगिक पद्धतियों में आत्मिक उन्नति या आध्यात्मिक उन्नति जो होती है उसके लिए भौतिक जीवन का निषेध बताया गया है। मतलब भौतिकता की ओर अगर इंसान मुड़ता है तो आध्यात्मिकता से दूर जाता है, ऐसा कहा जाता है। वही यहाँ कहा गया है। जीवन में इन दोनों पक्षों का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि दोनों के बीच संतुलन होना आवश्यक है। मतलब आमतौर पे हमारे अंदर धारणा क्या होती है कि आध्यात्मिकता और भौतिकता ये एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ कहा गया है कि दोनों के बीच संतुलन रहेगा तभी मनुष्य का जीवन सही ढंग से चल पाएगा, ये कहने का तात्पर्य। और इसके बाद ये कहा गया है कि दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है, और जब हम अपनी अज्ञानतावश अथवा जीवन के प्रति एकांगी दृष्टिकोण रखने के कारण एक अर्धभाग की यानी किसी एक हिस्से की उपेक्षा कर देते हैं, मतलब आध्यात्मिकता जो यहाँ पर है
या आध्यात्मिक उन्नति है उसी के पीछे भागने लगते हैं, या भौतिक जीवन के पीछे ही भागने लगते हैं, एक को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ये स्थितियां यहाँ असंतुलन पैदा करती हैं, उग्र विनाश की ओर ये बढ़ाते हैं। ये पैराग्राफ दिया हुआ है। अब ये तो इसका मतलब हो गया, लेकिन यहाँ आपको करना है संक्षेपण, यानी जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनको बाहर कर देना है। तो यहाँ इसको 2 लाइन में समेट दिया गया है। देखिए कितना अच्छे तरीके से समेटा गया है। अध्यात्म ज्ञान के लिए भौतिक जीवन का त्याग आवश्यक नहीं है। वस्तुतः हमें दोनों क्षेत्रों में प्रयत्न करना चाहिए, दोनों में संतुलन स्थापित करके ही भौतिक सुख और आध्यात्मिकता की प्राप्ति संभव है। यही इसका निचोड़ है और यही इसका सारांश या संक्षेपण है। इस प्रकार से किया जाता है। मतलब इतने बड़े पैराग्राफ को पढ़ने का अगर आपके पास समय ना हो तो आप इसे ही पढ़कर 2 लाइन पढ़कर यहाँ इसका जो पूरा मतलब है उसे समझ सकते हैं। तो मूल जो अवतरण होता है उसकी भावना के साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी है, लेकिन उसमें से जो गैर जरूरी चीज़ है जो कि उस अवतरण पे प्रभाव नहीं डालती हो उसको बाहर कर देना है। तो इस हिसाब से आप बाहर करके लिख सकते हैं। और ये कला जो है ये प्रैक्टिस से आती है। ये मत सोचिए कि आप इतना अच्छा संक्षेपण नहीं कर पाते या कैसा भी नहीं कर पाते तो आप नंबर नहीं पा सकते। प्रैक्टिस करिए, आप जरूर करेंगे और निश्चित रूप से आप करने में सक्षम होंगे। अभ्यास करना ही महत्वपूर्ण होता है और कोशिश आपको लगातार करनी ही है। तो ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार और अगला वीडियो जल्दी ही आएगा।